हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, एमपीएस कोर्स में एनरोल हैं और उन सभी के पास में एमपीएस के अंदर फर्स्ट ईयर में एमपीएस 002 यानी इंटरनेशनल रिलेशन का सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं दिसंबर 2023 में हुए पेपर की। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में हैं, तो उन लोगों के लिए ये पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहली बात तो पहली बार इग्नू का पेपर देना है मास्टर्स का। तो आपके एग्जाम में सबसे जो मुश्किल सब्जेक्ट है वो इंटरनेशनल रिलेशन का ही है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा आपके टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत घुमा घुमा के पूछता है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी। हम अपनी आने वाली वीडियोस में और जो मेरी प्रीवियस वीडियोस है MPS 002 इंटरनेशनल रिलेशन वाली जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने हर साल बच्चों की बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई है। हर साल, चाहे वो दिसंबर सेशन का पेपर हो, चाहे वो जून सेशन का पेपर हो, जिस भी टाइम आपका एग्जाम होगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस वहाँ पर हमारे चैनल की ओर से पोस्ट कर दी जाती है। तो इसमें हम दिसंबर 2023 के पेपर की बात करेंगे। अगर आप लोग दिसंबर 2024 में एग्जाम देने वाले हो, तो रिसेंट पेपर जो है इग्नू की वेबसाइट पे आपको यही देखने को मिलेगा। तो आपको अपने एग्जाम की तैयारी इस पेपर के अकॉर्डिंग ही करनी होगी। बाकी जल्दी मैं आप लोगों के लिए जो जून 2024 में पेपर हुआ था उसकी वीडियो भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। फिलहाल आप इसको देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पेपर की बात करें, 3 घंटे का पेपर होगा और 100 मार्क्स का पेपर आएगा। 5 क्वेश्चन करने होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करूँ तो मैं आप सभी के पास में टोटल आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से 2 सेक्शन बने होंगे। 5 जो क्वेश्चन होंगे वो फर्स्ट सेक्शन में होंगे और जो 5 क्वेश्चन आगे के होंगे वो सेकंड सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन और सेकंड सेक्शन से दोनों से 2-2 क्वेश्चन करना कंपलसरी है और 2-2 क्वेश्चन जब आप कर लोगे तो 4 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन चाहे आप यहाँ से करो चाहे आप यहाँ से करो, ये आपकी इच्छा होती है, ये आपको याद रखना है। पेपर आपका बाईलैंग्वेज आएगा, 2 लैंग्वेज में आएगा, लेकिन पेपर करते टाइम आपको ध्यान रखना है एक ही लैंग्वेज का आपको उपयोग करना है, 2 लैंग्वेज का उपयोग आप नहीं कर सकते। आपकी इच्छा अनुसार है, आप हिंदी में चाहो तो हिंदी में, इंग्लिश में चाहो तो इंग्लिश में पूरा पेपर कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी में भी बताई गई है। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि अनएक्सपेक्टेड था उन बच्चों के लिए, क्योंकि ज़्यादातर राज्य के नारीवादी दृष्टिकोण और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इसकी संगीतता की आलोचना की। तो बेसिकली इसमें आपको J.N. टिग्नर J.N. टिग्नर के विचार आपको इसमें बताने थे, क्योंकि जब हम इंटरनेशनली जब नारीवाद की बात करते हैं तो J.N. टिग्नर के विचार जो हैं ये सबसे ऊपर रहते हैं, नारीवादी विचार। इन्होंने क्या किया है, हंस जे मॉर्गेंथो, इनके विचारों की भी आलोचना करी है। इसके अलावा इन्होंने हर एक विचारधारा जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध को समझने में, इन्होंने सबकी आलोचना करी है। तो मैंने डायरेक्टली इस पे वीडियो बना रखी है J.N. टिग्नर के विचारों पे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आपको इसकी वीडियो को देखना पड़ेगा, उसमें आपको पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यहाँ पर हम आपको केवल क्वेश्चन दिखा रहे हैं कि क्या क्वेश्चन आएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अल्प विकास शब्द किस प्रकार भिन्न है। वो अल्प विकास जो शब्द है, विकास से किस प्रकार भिन्न है। तो यहाँ पर अल्प विकास का मतलब होता है जहाँ पर कम विकास होता है। एक अल्प विकास, एक होता है कि विकासशील होता है, एक होता है आपका विकासशील, एक होता है आप सभी के लिए विकास। तो अल्प विकास का मतलब क्या है कि बहुत कम विकास या नाम मात्र विकास। नाम मात्र विकास। अल्प विकास के सिद्धांत की मूलभूत विशेषताओं को बताइए। तो यहाँ पर सरकारें कैसी होंगी, सरकारें अस्थिर होगी, स्थिर नहीं होगी, अस्थिर होगी। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय दबाव, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज़्यादा होता है, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज़्यादा होता है। अगली बात हम करें, अल्प विकास के अंदर क्या देखने को मिलता है कि वहाँ की जो मीडिया होती है वो स्वतंत्र नहीं होती, स्वतंत्र नहीं होती। जनता जो है, जनता जो होते उसके पास, जनता के पास अधिक अधिकार नहीं होते, अधिक अधिकार, ये भी याद रखिए, ये भी आपको क्या करना है याद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर थर्ड है जिसमें आपको वैश्विक पर्यावरण और उत्तर और दक्षिण विभाजन की जांच करनी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको ये बताना है कि जो विश्व का पर्यावरण है यानी जिसे हम सांझी संपदा कहते हैं, इस सांझी संपदा यानी इस पे किसी एक का हक नहीं है बल्कि पूरे विश्व का। एक सांझी संपदा मतलब समुदाय का, और जो आपके विश्व की संपदा है जिसे हम वैश्विक संपदा भी कहते हैं, उस पर किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे विश्व का क्या है, वर्चस्व है। तो हम यहाँ पर सिंपली क्या कह सकते हैं कि जो उत्तर के देश हैं वो तो विकसित देश हैं, कैसे देश हैं, विकसित, और जो दक्षिण के देश हैं वो विकासशील या फिर अल्प विकसित है। तो विकसित देशों ने पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, इसीलिए विकसित देशों की पर्यावरण को सुरक्षा करने में भूमिका भी कैसी होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, ऐसा विश्व के बहुत सारे देशों का मानना है। अगर सरकारें अपनी इन भूमिकाओं को नहीं निभाती तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैसे अलग अलग संस्थाएं जैसे यूएनओ है, यूएनईपी है, यूएनईपी है, या फिर आपका यूएनएफसीसीसी है, इन सब संस्थाओं को क्या करना चाहिए, विश्व में ऐसे देश जिन्होंने पर्यावरण को ज़्यादा नुकसान पहुंचाया उस पर उनकी ज़्यादा प्रतिबद्धता या ज़्यादा प्रतिबद्धता होनी चाहिए, ये भी आपको याद रखना। आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग के लिए एशियाई और अफ्रीकाई दृष्टिकोण की व्याख्या करें। क्षेत्रीय सहयोग में एशिया के देशों की और अफ्रीका की। मैं आपको कहूँगा कि आप स्टार्टिंग का पहला क्वेश्चन, इसके बाद में तीसरा क्वेश्चन इजीली कर सकते थे, और पांचवा क्वेश्चन ये जो है आपके पेपर में अगर आए तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए शीत युद्ध के बाद कौन कौन सी चुनौती, तो बहुत सारी चुनौतियां है। सबसे पहले पर्यावरण की चुनौती है, दूसरे नंबर पे आपकी आतंकवाद की चुनौती है, तीसरे नंबर पे वैश्विक निर्धनता है, निर्धनता। चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पर पर्यावरण में बहुत सारे एक्सपेक्ट आ जाएंगे, इसमें आपका ग्लोबल वार्मिंग भी आएगा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के बाद में यहाँ पर अगर आप जैव विविधता भी मेंशन कर सकते हो, प्रदूषण भी मेंशन कर सकते हो, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर याद रखना है। इसके अलावा नए खतरों में आप परमाणु युद्ध, परमाणु हथियारों की होड़, हथियारों की होड़, ये भी आपको याद रखना। तो ये नई नई चुनौतियां हैं जो कि देखने को मिल रही है। इसके अलावा नव उपनिवेशवाद का दौर चल रहा है, नव उपनिवेश, ये अभी यहाँ पर छोटे छोटे से पॉइंट आपको लगे, मतलब ये नई नई चुनौतियां हैं तो विश्व में शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर रही है। आतंकवाद कर रहा है, पर्यावरण के संकट कर रहे हैं, विश्व की निर्धनता कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग है, तो भी इसके अंदर परमाणु युद्ध की बात हो रही है, ये भी याद रखना है। अब अगला सेक्शन सेकंड शुरू हो रहा है। अगर आप 3 क्वेश्चन यहाँ से कर सकते थे, 3 नहीं तो ऑलमोस्ट ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो बहुत ईजी था जो आप कर सकते हो। अगला है इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप क्या है, और हस्तक्षेप के कोई 3 अलग अलग किस्म बताने, जो कि बिल्कुल नया क्वेश्चन अब की बार पेपर में आपको देखने को मिला था इस बार में। अगला क्वेश्चन है सीमा पार आतंकवाद, ये बार बार आता है, इंपॉर्टेंट। सीमा पार आतंकवाद से आप कैसे क्या आप समझते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से कैसे भिन्न है। तो सीमा पार आतंकवाद बेसिकली अपने देश के बाहर दूसरी जगहों पर आतंकवादी घटना करना, और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मतलब विश्व के किसी भी इलाकों में कहीं पर भी आतंकवाद, एक ही समय में अलग अलग जगहों पर जो होने वाली आतंकवाद किसे कहते हैं, इसके क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव है, ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है आप देखिए। अगला विश्व की शांति स्थापित करने में पद्धति क्रम में यूएस की भूमिका, यूएस का मतलब है यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पर अमेरिका की बात होगी। अमेरिका विश्व में शांति स्थापित करने की बात कब करता है, देखो 2-3 केस है। एक तो ये लोकतंत्र लाने की कोशिश करता है, लोकतंत्र के साथ साथ ये अपना आर्थिक बढ़ाना चाहता है, आर्थिक प्रभाव बढ़ाना चाहता है, और अपना जो आर्थिक प्रभाव है वो जब इसका आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा तो ये उन देशों की मदद करता है जो भी देश इसके सपोर्ट में, और जो देश इसके सपोर्ट में नहीं है उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करता है। तो आप सभी को ये याद रखना है, अमेरिका विश्व में शांति स्थापित करने की कोशिश ऐसे देशों में करता है, ज़्यादा लोकतंत्र है जहाँ पर पूंजीवाद को बढ़ावा मिलता है, इसकी कंपनी पर कम से कम टैक्स दिया जाता है, टैक्स लेती है वो कंपनी अगर वहाँ पर व्यापार होता है तो उसका, ये याद रखना है आप सभी को ये वाले कॉन्सेप्ट में। अगला क्वेश्चन है आपका डायस्पोरा का क्या अर्थ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नया क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला है। डायस्पोरा क्या है, पाराष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ावा। डायस्पोरा या पाराष्ट्रीय आंदोलन का मतलब है कि एक देश की जो कंपनी है दूसरे देश में जा रही है, वहां पर उस देश में व्यापार कर रही है,
उस देश में व्यापार करने के बाद में धीरे-धीरे उस देश की पूरी जो अर्थव्यवस्था है, उस पे अपना पूरा कंट्रोल कर ले रही है और वहाँ पर से अधिक लाभ कमाकर अपने देश में लेकर जा रही है। तो इससे क्या हो रहा है, क्षेत्र में असंतुलन पैदा हो रहा है और इसी को ही डायस्पोरा कहा। होप आपको ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निर्जातीय शब्द से आप क्या समझते हैं? ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बना रखा है। युद्ध के बाद के वर्षों में बताएगा, युद्ध के बाद वर्षों में। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कई बार हिंदी में मिसप्रिंट भी होता है, जैसा कि आप यहाँ दिख रहे हो। आपको इंग्लिश वाला जो फंडामेंट शुरू के पढ़ने के लिए मिलेंगे, उसमें आप क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चन ढेरों प्रैक्टिस करवाऊंगा, जिसमें मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूँ। तो निर्जातीय शब्द की व्याख्या करनी है, जो कि मैंने बता रखी है, ये लिस्ट में आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। युद्ध के बाद के वर्षों में निर्जातीय आंदोलनों में वृद्धि के क्या कारण है, यानी जो युद्ध के बाद निर्जातीय आंदोलन क्यों बढ़ जाते हैं। देखो, युद्ध के समय में जिस भी देश में जो जातियाँ कमजोर होती है, हमेशा उसको शिकार बनाया जाता है, तो उसको शिकार बनाया जाता है और उसका शोषण किया जाता है। ऐसे समय में वो देश में रह रहे जो लोग होते हैं, वो अपने अधिकारों के लिए सचेत हो जाते हैं, अपने अधिकारों की मांग करने लगते हैं और साथ ही साथ में वो भाषा से संबंधित हो सकते हैं, वो धर्म से संबंधित हो सकते हैं, निर्जातीय, या फिर अपनी संस्कृति के चक्कर में हो सकते हैं। तो उनको कहीं न कहीं अगर हम देखें तो भेदभाव का सामना करना पड़ता है, उन्हें लोग दबाने की कोशिश करते हैं, तो इससे बचने की बात ही इसमें निकल कर सामने आ जाती है। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। इसके बाद में अगर हम आज के ज़माने में प्रेज़ेंट कॉन्सेप्ट में अगर प्रेज़ेंट टाइम की बात करें, तो वर्तमान समय में जो विश्व के अलग-अलग देशों में इंटरनेशनली अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन-सी घटनाएँ घट रही है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करके शेयर करें। उन्हें अभी तक टाइप करें, ये नंबर आप अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। लोगों को कोई भी दिक्कत हो तो सकते हैं, ताकि अपनी वीडियो आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। टेलीग्राम ग्रुप में लगभग अभी तो इस प्रेजेंट टाइम में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 781 इतने स्टूडेंट्स उसमें जुड़े हुए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं जुड़े तो उसमें जुड़ जाइए, ताकि पेपर में जितना भी इंपॉर्टेंट कुछ मिले। बाकी मिलते हैं आपसे फिर से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय